इश्यूज के साथ डील कर। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज 1991 के बाद से जो भी हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वो यहाँ पे हैं। ऑलराइट। सो बच्चा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, चेंजेस लाती है इकोनॉमी में फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है एक्सिलरेट हो, इंक्रीज हो। सो उसके अंदर जो चेंजेस आए, रिफॉर्म्स का मतलब पॉजिटिव चेंजेस, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो, अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? स्कीम्स बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, directed to accelerate. Accelerate is to increase, fasten the pace of growth and development. In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms, जो कि क्राइसिस, देखो कारण क्या था? कोई भी चेंज लाने का कोई कारण होता है, ऑब्वियस है। ऐसे थोड़ी ना बस बैठे बैठे गवर्नमेंट कहेगी चलो जी कुछ नया करते हैं, नहीं। कोई जरूरत आन पड़ती है, कोई इमरजेंसी इस तरीके की आती है कि गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सो बच्चे, जब 1990s के क्राइसिस थे, कौन से थे बच्चे? हमारा जो रिजर्व थे कंट्री के, वो 7 डेज से भी कम रह गए थे। ठीक है, हमारे पास एक्सचेंज, दूसरी कंट्रीज का एक्सचेंज कुछ नहीं था, हम बहुत ज्यादा डेट्स में थे। तो उस वजह से, बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस वजह से बच्चे हमारी खुद की भी कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, जिसको हम अब यहाँ पे एक वर्ड भी पढ़ेंगे, हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं उसको। क्योंकि इन सालों में हमारा बाहर की कंट्रीज के साथ कुछ खास ट्रेड नहीं था बच्चे, इस वजह से, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आगे डिटेल में ये प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स देख के 1990s की गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ दैट इट्स हाई टाइम दैट वी मस्ट चेंज, दैट वी मस्ट ब्रिंग इन सम रिफॉर्म्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसकी वजह से हमारे कंट्री में 1991 में बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बनाए गए। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, किताबी सेंस में तो 1991 में है, या पॉलिसी इस टाइम पे पूरे भारत को पता चली कि हाँ जी अनाउंस हुई है। बट ये जो काम है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इंपोर्ट्स, हमारा प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें ना बच्चे, गवर्नमेंट ने बिना अनाउंस करे धीरे धीरे चुपके 3 साल एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखने के लिए कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा कैसा? मतलब अगर हम एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को, अगर हम असली में लेके आते हैं, पूरे भारत में इसको अप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट किस तरीके का? क्या वो डिजायर्ड है, जो हम चाहते हैं वो ही है, कि नहीं वो कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं लाएगा? तो हमारी कंट्री ने बच्चे बिना इसको ऑफिशियल किए हुए 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद ये प्रूफ हो गया कि एलपीजी पॉलिसीज वर अ नीड ऑफ एन आवर। देयरफॉर इन द ईयर ऑफ 1991 हमारे को, हमारी कंट्री ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिया, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसको हम सिंपल भाषा में एलपीजी भी बोल देते हैं। सो 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एलपीजी आर, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एल पी एन जी। एल मीन्स पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। याद करेंगे बच्चे, जब हमने चैप्टर नंबर 2 कहा था, हमने कहा था कि देयर वर इंडस्ट्रीज विच वर स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर ऑल द, फॉर द दिस थिंग, अपना गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 17, देन 12 फॉर हमारा कॉटेज अदर कंट्रीज, मतलब शेड्यूल बी में, एंड देन सी में हमने कहा था रेस्ट वो फॉर द प्राइवेट, एंड दैट टू आफ्टर टेकिंग द लाइसेंसिंग। तो हमने कहा था कि जब हमें एक कंपनी सेटअप करनी है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड डिमांड फॉर लाइसेंसेस। सो बच्चा, उस वजह से जो पैसा, वेट सॉरी, जो पैसा हम कमा सकते थे, कैसे? कंपनीज को प्राइवेटाइज करके। याद करेंगे, हमने प्लस सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमने बात करी थी कि ये प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस कर रहा था।
सो बच्चे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे, हमारे को हर चीज के लिए परमिट्स कहते थे, ये वाली शेड्यूल की इंडस्ट्रीज इधर हैं, ये वाली स्मॉल के लिए है, तो प्राइवेट वालों के लिए कुछ स्कोप ही नहीं बचता था। सो बच्चे सबसे पहली चीज तो ये की गई कि लिबरलाइज करो। लिबरलाइज मतलब डीरेगुलेट करो, रेगुलेशंस कम करो, रूल्स कम बनाओ, ठीक है, एक वो रिस्ट्रिक्शंस कम लगाओ। तो सबसे पहली चीज थी कि लाइसेंसेस को अबॉलिश कर दो। सिर्फ बहुत ही रिक्वायर्ड सेक्शन में जहां पे जरूरत है, सिर्फ वहीं पे ही रिक्वायरमेंट है लाइसेंसिंग की। जैसे अगर आप आर्म्स एंड एमिनिशंस में डील करो, आप आजकल के टाइम में से अगर हम बात करें लिकर के बारे में, लिकर बिजनेस में हो, तो ऐसे कुछ ही एरिया से जिसमें लाइसेंसेस की जरूरत थी, अदरवाइज फ्री ट्रेड कर दिया था। कहा था कोई भी काम, कोई भी इंसान अगर एक लॉफुल बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपैंड करना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या था, डी लाइसेंसिंग या फिर लिबरलाइजेशन या फिर डी रेगुलेशन। नंबर टू, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि पहले गवर्नमेंट जो कहती थी सब कुछ मैं करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, मेरे कंट्रोल में, मैं इन्वेस्टर हूं मैं। पर यार मुझे एक बात बताओ कि अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ करे जाएगी, गवर्नमेंट ही सब कुछ करे जाएगी, गवर्नमेंट के पास क्या कोई इंसेंटिव है ज्यादा अच्छा काम करने का? नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाती। गवर्नमेंट के पास क्या इतने अच्छे फंड्स हैं कि वो सब कुछ इफेक्टिवली और बेस्ट क्वालिटी का दे सके? नहीं। तो क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दे। और किसको सेल करे? प्राइवेट लोगों को सेल करे। उनको बोले तुम आओ, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। सो दैट इज प्राइवेटाइजेशन, जहां पे कोटास को हमें निकाल खत्म कर दिया। कोटास जो सेट थे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इतना ही करेगा या फिर सिर्फ स्मॉल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी, उसको हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप ट्रेड कर सको, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जो कि हमने कहा था कि कम हमारी कंट्री ने कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया और एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कर दी ना गड़बड़। तो इस वजह से कहा गया कि चलो जी ग्लोबलाइज करो बिजनेस को, और जो है अलाउ करो, परमिशन दो फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, उसके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या फिर स्ट्रिंजेंट रूल्स मतलब बनाओ, ठीक है। सो बच्चा 10, द एलपीजी वॉज सेट टू रिप्लेस दिस एलक्यूपी। एलक्यूपी इज लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट्स, इन तीनों को हटा दिया गया और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया इन द साल ऑफ 1991, ठीक है। बेस समझ आ रहा है बच्चा चैप्टर का? Yes, ma'am. भविष्य, गुरप्रीत, सबीरा? यस। Yes, ma'am. ठीक है, भविष्य आपको? रीजंस फॉर मेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कह रहे क्या कारण थे? ये जो हमने बात करी दैट दे वो 1990s के क्राइसिस, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन दैट एलपीजी पॉलिसी और द 1991 की पॉलिसी वाज अडॉप्टेड? नंबर वन, our public sector, that is the government sector, was performing poorly. It was into losses, it carried a huge dead weight, ठीक है, एंड इट वॉज बैक्ड बाय इनएफिशिएंसीज एंड लॉट्स ऑफ डिलेज, ठीक है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था बच्चे, उसमें लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। उसको मतलब बर्डन था, वो ओवर बर्डन विद ड्यूटीज एंड उसके पास कोई एफिशिएंसी नहीं थी। और ऑब्वियसली अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सो इस वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर था बच्चे, इट वॉज परफॉर्मिंग पुअरली, दैट्स वाई इट वॉज रिक्वायर्ड दैट द प्राइवेट सेक्टर मस्ट एंटर। नंबर टू, दिस वॉज द मेजर रीजन, डेफिसिट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बच्चे? बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी समझ लेंगे सिंपल सी भाषा में, जो बच्चों को नहीं पता कि बीओपी क्या होता है। बच्चे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कि हमारी स्टेटमेंट है जिसमें हम कहते हैं, मतलब एक तरह का काउंट अप लगा लो, हमारे पास सरप्लसेस है मतलब पॉजिटिव्स हैं, और हमारे पास नेगेटिव्स है मतलब एक्सपेंडिचर डेफिसिट्स कह लो। कि जब हमारे पास यहाँ ये खर्चा है मेरा एक साइड पे, सरप्लस डेफिसिट भी छोड़ो, वो तो वो होता है, एंड होता है, पूरा एक बारी ढंग से समझा लो। हमारे पास बच्चे एक रिसीट साइड है, एक एक्सपेंडिचर साइड है,
ठीक है। गवर्नमेंट जो है बच्चा, कुछ भी एक्सपोर्ट्स के तहत हमारे पास आ नहीं रहा, कोई भी डोनेशंस या रिसीट हमारे पास आ नहीं रही। लेकिन अगर जो पुराने हमारे लोन्स थे उसको रीपे करना था हमें, हमारे पास कुछ भी कह लो कि सोर्स ऑफ सेल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थी नहीं, जिस वजह से हमारे पास फॉरेक्स आता, फॉरेन एक्सचेंज आता, मतलब दूसरी बाहर की कंट्री की करेंसीज आती। सो बच्चों उस वजह से हमारे पास ना खर्चे वाली साइड ऑफ द करेंसीज वॉज मोर, मतलब मुझे पाउंड्स, डॉलर्स, येन, ये करेंसीज देनी ज्यादा थी, और मेरे पास था ही नहीं इसका भंडार, पैसे ही नहीं रह गए थे मेरे पास, सिर्फ 7 दिन के पैसे थे कि मैं दे सकूं, 7 डेज के खर्चा निकालने जितने पैसे थे सिर्फ। सो बच्चे उस टाइम गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इट्स हाई टाइम, अगर अब मैंने बाहर से एक्सपोर्ट्स या फिर ट्रांसफर्स अलाउ नहीं किए तो मेरी इकोनॉमी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। सो बच्चा इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया टू ग्लोबलाइज, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलाउ कर दिया। हमें कहा गया कि दैट आप एफडीआईज करो, आप एक्सपोर्ट्स करो, आप एफपीआईज अलाउ करो। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को बेहतर किया गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन राइजिंग, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस, सॉरी परसिस्टेंस नहीं, ह्यूज इंक्रीज इन प्राइस। देखो अगर इफ इट इज एट अ परसिस्टेंट रेट, मतलब कह लो इफ इट इज अ स्टेबल रेट, से सपोज देयर इज जस्ट 2% इंक्रीज इन प्राइसेस एवरी ईयर, दैट इज फाइन। बट एकदम ही दैट देयर इज जस्ट ग्रोथ इन द इंक्रीज इन प्राइसेस, महंगाई ही बढ़े जा रही है बच्चे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप लोगों के पास जो पैसा बचा है, डिस्पोजेबल इनकम, वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमारे पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो बच्चे बेफालतू की महंगाई से क्या होगा, परचेजिंग पावर कम होती है लोगों की, और बाहर के साथ हमारी कंट्री की अहमियत या वैल्यू जो है बच्चे फॉल हो जाती है। सो अगेन इट इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी, सो इट वाज अगेन रिक्वायर्ड कि हम क्या करें, महंगाई को कम करें। और महंगाई कैसे कम होगी? जब सबके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, जब प्राइसेस जो है गवर्नमेंट स्टेबल रखे। तो इस वजह से बच्चे अगेन हमारे पास कौन सी आई, लाइसेंसिंग हटाना एंड प्राइवेटाइज करना। देन फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास क्योंकि रिजर्व्स पॉजिटिव जो है, सरप्लसेस कम थे, इनफ्लोज कम थे, और आउटफ्लोज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डेट्स जो हम रीपे कर रहे थे वो थे, और हमारे पास कुछ भी बचा ही नहीं था, सिर्फ 7 दिन के पैसे थे हमारे रिजर्व में, जिस वजह से हमें समझ आ गया कि अगर ऐसा ही रहा तो हम जो है इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड मैप से जो है बिल्कुल ही हट जाने वाले हैं। सो ग्लोबलाइजेशन जो है लाई गई कंट्री में। नेक्स्ट, ह्यूज बर्टन ऑफ डेट्स, वही बात है, पैसे थे नहीं, लॉसेस में ऑलरेडी चल रहे हैं, बीओपी सिचुएशन हमारी डेफिसिट में है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। तो बच्चे हमारे पास जो पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें हमारे को क्या करना पड़ना था, बोरो। ऑलरेडी बोरोइंग्स हमारे पास इतनी है, और बोरो करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बच्चे हम डेट ट्रैप में फंसे जा रहे थे। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप जाल में फंस गए हो, आप बोरो कर रहे हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फिर बोरोइंग्स और इंटरेस्ट क्योंकि रीपे नहीं हो पा रहा और बोरो कर रहे हैं, फिर वो जो खड़े हुए इंटरेस्ट हैं वो तो पे हो नहीं रहे, प्रिंसिपल की तो दूर की बात है, हम और बोरो कर रहे हैं। उस वजह से हम क्या करे जा रहे हैं, डेट के अंदर फंसे जा रहे हैं, जिस वजह से दोबारा से ये कहा गया कि हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉसेस में है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पिकअप हो नहीं रही, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कोई कनेक्शन है नहीं, लेट्स implement the policies of LPG. Last, inefficient management, again सब पॉइंट ऑफ वही लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। बच्चे क्योंकि सब कुछ किसके हाथ में था, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, किसके, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। तो इस वजह से बच्चे क्या हो रहा था कि जितना अच्छा और एफिशिएंट काम होना चाहिए था, उतनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमारी कंट्री में काम में नहीं आ रही थी।
क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है, पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास, लॉसेस ऑलरेडी हैं, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं गवर्नमेंट के पास, और करोड़ों की जनता है जिसको उसको सर्व करना है। तो बच्चे इनएफिशिएंसी थी, उसको बस इतना होता था कि सबका खाना पेट भर जाए, उतना ही बहुत है, वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो बच्चे, व्हाट वाज रिक्वायर्ड, that there must be a better management of resources in the country. So again, your LPG policies were initiated, right? समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अब इन्हीं को हम डिटेल में एक एक पॉइंट को उठा के रीड करेंगे। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। नंबर 1, इन द 40 इयर्स पीरियड, वही जो सेकेंड चैप्टर वाला टाइम पीरियड था, है ना, 1950 से 1990, 1950 टू 1990, द पब्लिक सेक्टर वॉज असाइंड एन इम्पोर्टेंट रोल कि वो ही सब कुछ करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खर्चा वो करेगा, इन्वेस्टमेंट वो करेगा, बिजनेस वो चलाएगा, सब कुछ उसके ऊपर था। बच्चे, हाउएवर सिर्फ देयर वर ओनली अ फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस वर, अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। कह रहे सिर्फ एक दो को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी पब्लिक कंपनीज थी, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट का 26% और मोर इन्वेस्टमेंट होती है आज की डेट डेफिनेशन के हिसाब से, उस टाइम के डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का मेजर हिस्सा है, ठीक है। सो बच्चे, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, जो उसे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो जो है कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, सिर्फ दो चार ही थी जो ठीक परफॉर्म कर रही थी, बाकी सबकी जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज पुअर। दैट मीन्स वो सिर्फ लॉस मेकर्स थी, ठीक है। ड्यू टू ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय अ गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय अ गुड नंबर मतलब मेनी, ठीक है, बहुत सारी, आधे से ज्यादा, जितनी भी, सिर्फ कुछ को छोड़ के सारी इंडस्ट्री जो है सिर्फ लॉस ही मेक कर रही थी। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा, लेट्स वेक अप, लेट्स डीलिबरलाइज, sorry, let's liberalize, let's deregulate, and let's privatize, so that the performance, the entire burden is not just on the public sector, rather it's divided, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिसिट इन बीओपी। बच्चे, ये कब अराइज होगा, जब हमारे पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स एक्सीड्स द फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। देखो, हमने 40 साल तक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करी, फिर भी हम इतने सेल्फ सफिशिएंट थे नहीं, हमारे पास इतनी रिसोर्सेस नहीं थी कि हम खुद का काम कर सके, हमारा पहले का इतना खड़ा था पैसा कि हमें देने थे, ठीक है। तो पेमेंट्स ही हो जा रही है, एक्सपोर्ट्स तो हम कर ही नहीं रहे, हमारे पास इनफ्लोस तो आ नहीं रहे थे, और बच्चे उसके बाद हम टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगा रहे थे, हमने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे कि इससे ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं होने चाहिए, फिर भी बच्चे हमारे पास जो ग्रोथ है वो कोई खास थी नहीं, किसकी, एक्सपोर्ट्स की। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मकसद उस टाइम ये था कि इंपोर्ट्स रोको, बल्कि हमने ये सोचा ही नहीं कि एक्सपोर्ट्स तो हमारे को कराना चाहिए। So, Kara, on the other hand, there was very slow growth of exports due to low quality and high prices of Indian goods in the international market. एक तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छा था नहीं, compete ही नहीं कर पा रहा था बाहर के साथ, तो हमारे फूड ग्रेन्स ही जाते थे, और वो भी उस टाइम पे आपको याद होगा कि हमें इतना बुरा हाल हो गया था कि यूएस से हमारे को फूड ग्रेन्स जो है इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे। सो बच्चे, हमारे पास क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, हमारे पास प्राइसेस भी बहुत ज्यादा थे, इस वजह से बाहर से हमारे को कोई खास एक्सपोर्ट की आय, मतलब इनफ्लो भी नहीं था। आउटफ्लो पूरा था, क्योंकि आउटफ्लो किसका, जो हमने पैसे देने थे दूसरी कंट्री को, वो पूरा था, क्योंकि हमने जो पहले इंपोर्ट्स कर रखे थे उसके पैसे देने थे, जो करंट भी एकदम से रिप्लेस नहीं हो रहे थे, खाने तक के हमारे को बाहर से सामान मंगवाना पड़ रहा था, तो उसके तो पैसे देने थे ना बच्चे। इंपोर्ट्स हमारे पास, मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे पास थे नहीं, मतलब इनफ्लो पैसा हमारे पास तो आ नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली बच्चे, जब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होता है देन इनफ्लो, तो हमारे पास एक सिचुएशन आती है जिसको हम कहते हैं डेफिसिट, ठीक है। सो ये बोला गया कि इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डेफिसिट्स, लेट्स एलपीजी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बच्चे, देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज, लगातार राइज ही हो रहा सिर्फ प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल जब भी बच्चे इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हुई होती है और परचेजिंग पावर जो है कम होती है, मतलब
अगर आप 10,000 रुपए में लेके जा रहे हो तो 10,000 में उतना सामान नहीं आएगा, महंगाई क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ गई। बोलते हैं ना मम्मी पापा आजकल 1,000 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। Value of money has reduced. Why? Because the purchasing power of the people has now increased. आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकती हूँ, हर कोई खरीद सकता है। इसका मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल में हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्वांटिटी कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है। तो हर एक में मतलब आप भी खर्चा कर रहे हो, मैं भी, हम लोगों के हाथ से पैसा बहुत ज्यादा ज्यादा जा रहा है, लेकिन हमारे पास उतनी जो है चीजें नहीं आ पा रही क्योंकि महंगाई हो रही है। सो बच्चे इस वजह से मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और वो ये सामान में ज्यादा ले नहीं पा रही थी, तो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स वाज देयर। अगेन एलपीजी, fall in foreign exchange reserve. Now this is an MCQ that can be asked. So कह रहे 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है लोएस्ट लेवल पे गिर गया था, जिस वजह से एक्सचेंज रेट क्राइसिस हमारी कंट्री में आ गए थे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इतना कम हो गया था कि हमारे जो इंपोर्ट्स हमने पहले कर रखे थे वो 7 नहीं, सॉरी 2 वीक्स, सॉरी 14 डेज, नॉट 7 डेज, 14 डेज का ही सिर्फ हमारे पास क्या रह गया था, रिजर्व रह गया था। मैं हमेशा इसको 7 बोल देती हूँ, 14 डेज है, 2 वीक्स। ठीक है, तो 14 डेज का हम इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहे थे, हमारे पास सिर्फ इतने पैसे रह गए थे कि हमारे पास सिर्फ 14 डेज का, 2 वीक्स का इंटरेस्ट पे करने के लिए सिर्फ पैसे थे। अगर हम वो नहीं कर पाते तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है इंडिया का नक्शा, मैप जो है वो वर्ल्ड मैप से इरेज हो जाता, अगर हम उस टाइम पे अब एलपीजी जो है इनिशिएट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। बच्चे मैंने कहा ये दिस कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। सो कितने टाइम पीरियड का रिजर्व था हमारे पास, सिर्फ 2 वीक्स का, लेस देन, फॉर मोर देन 2 वीक्स से ज्यादा हमारे पास थे ही नहीं पैसे टू पे द इंटरेस्ट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू। हमारे पास रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास था नहीं, खर्चा पूरा था। तो इसकी वजह से, और हमने ये भी बात करी कि लॉसेस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, सो गवर्नमेंट को जब भी बच्चे खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, खर्चा पूरा है, तो वो कहां से पैसे लेगी बच्चे, बोरो ही करेगी। बोरो करेगी कहां से, या तो आरबीआई से बोरो करेगी, या हम जैसे लोगों से, या फिर बाहर वाली कंट्रीज से, जैसे आईएमएफ, यूएस फेडरल, वर्ल्ड बैंक, एशियान बैंक, इन सब से इसको बोरो करना पड़ रहा था। सो बच्चे इससे तो दोबारा से डेट ट्रैप में हम फंस रहे थे। दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम। लास्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो है इट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, क्योंकि देखो लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो आप बताओगे या टैक्स लगा के, या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस तो ऑलरेडी लॉसेस में थी, जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था तो उससे क्या होना था, उसका रेवेन्यू कम था और एक्सपेंडिचर पूरा था, जिस वजह से उसको दिख ही रहा था कि मैं अब आने वाले टाइम में आई वॉन्ट बी एबल टू कैरी द इंटायर बर्डन। ऑल्सो foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was just spent on consumption needs. खाने पीने पे ही खर्चा हो रहा था, डेवलपमेंटल खर्चा नहीं था। So because of losses and lots of expenditure, the government was not able to perform as it should. ना ही क्वालिटी, ना ही कुछ अच्छा और प्रोवाइड कर पा रही थी, it was completely failing. Okay, so new topic now. आ जाओ। LPG या फिर NEP was announced in July 1991. It consisted of wide range of economic reforms. The main aim of the policy was to create more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of the firms. कह रही है जो LPG थी ये क्यों बनाई गई, ताकि हमारी कंट्री में, देखो अगर तो गवर्नमेंट थी, मैंने जैसे आपको हर बार एग्जांपल देती हूँ, अगर आप रेस में अकेले खड़े हो तो चाहे जिस मर्जी पेस पे जाओ, 2 दिन सो के भी अगर रेस खत्म करोगे तो फर्स्ट आप नहीं आते। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर यहाँ पे 2 या 3 या कह लो और एक से ज्यादा इंसान है तो क्या कंपटीशन इन्वायरमेंट में रहेगा, यस। क्या एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी, यस। सो बच्चे के इट वाज मोर कंपेटिटिव, एंड जो बैरियर्स थे हमारे एंट्री पे, एंट्री मतलब कि प्राइवेट क्या एंटर कर सकता है, क्या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज एंटर कर सकती हैं, यस। सो एंट्री ऑन ग्रोथ,
जो है हम चाह रहे थे कि जो एंट्री है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो हट जाए। और रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली जो है ग्रोथ इकोनॉमी में रहेगी। सो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई योर एलपीजी वाज अनाउंस्ड। No, new economic policy was broadly classified into two measures. Number one is stabilization and under is structural reforms. Stabilization measures में क्या था बच्चे, वही एक तो हमारे पास 2 वीक्स तक का, एक तो हमारे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए रिजर्व था, वो प्रॉब्लम थी, वो शॉर्ट टर्म मेजर था। हमें इसी टाइम चाहिए था कि यार फटाफट हमारे पास और पैसे आए ताकि हम कंट्री को, जो हमने बाहर वालों को इंटरेस्ट पे करना है, हम पे करें। तो शॉर्ट टर्म में ना एकदम से ठीक करने के लिए चाहिए था। और दूसरी चीज हमें इन्फ्लेशन करेक्ट करनी थी। तो स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन बच्चे याद रखना पड़ेगा, इट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। प्लीज राइट इट डाउन समवेयर इन योर रजिस्टर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म, ठीक है। वेर स्ट्रक्चरल, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, चेंजेस इन योर डिफरेंट 3 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्ट्रक्चरल, सो दे आर लॉन्ग टर्म, ठीक है। दिस इज एन एमसीक्यू दैट इज आस्क्ड कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, और स्ट्रक्चरल क्या होते हैं बच्चे, लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। अभी समझा रही हूँ ये है क्या, एक बार के सिर्फ नाम देखो कि 2 तरह के मेजर्स जो है एनईपी में हमने स्टार्ट किए थे, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन और शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल आर लॉन्ग टर्म। बच्चे अगर मीटिंग एंड हो जाएगी मैं दोबारा से न्यू लिंक दूंगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना। सो बच्चे स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा मकसद क्या था, करेक्टिंग द बीओपी बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा वो जो डेफिसिट चल रहा था, डेफिसिट अगेन क्या होता है कि खर्चा ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है और हमारे पास इनफ्लो या फिर कह लो रिसीट्स कम है, पैसा कम है। सो बच्चे इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हमारे को इसको या तो इंक्रीज करना चाहिए था या इसको रिड्यूस करना चाहिए था। तो इस वजह से बच्चे हमारे को क्या करना पड़ा, वी हैड टू एलपीजी, ताकि न्यू कंपनीज आए, रिजर्व्स इंक्रीज हो, हमारा खर्चा बटे तो एक्सपेंडिचर्स कम हो, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती थी ताकि इंक्रीजिंग प्राइसेस रिड्यूस हो, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बेफालतू की ना हो, ठीक है, और परचेसिंग पावर मेंटेन रहे। बच्चे स्टेबलाइजेशन समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. समझ आ गया। Yes, ma'am. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बच्चे आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये क्या है, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए है और इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस हम इंक्रीज करना चाहते हैं कि जहां पे बाहर की कंट्रीज से फर्म्स आए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है इंप्रूव करे। सो बच्चे इसकी वजह से मुझे एक बात बताओ, जब बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे आएंगी तो क्या हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव होगा? यस। बाहर से हमारे को काम मिलेगा तो हमारा सर्विसेज अगर हम देंगे तो हमारा टर्शरी सेक्टर इंप्रूव होगा। यस। सो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय द इंटायर कंट्री विल ऑब्वियसली रिड्यूस। सो बच्चे एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं हम थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एंड इट कैन ओनली बी डन बाय इंक्रीजिंग द इनपुट ऑफ इंटरनेशनल फर्म्स इनटू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास वही है एल पी एंड जी। बच्चे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो रूल्स हैं, ध्यान से समझेंगे, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि रूल्स हटाना, रेगुलेशंस हटाना, रिस्ट्रिक्शंस हटाना, ठीक है, एंड एंट्री कराना, ठीक है, एंट्री अलाउ करना। सो दैट इज लिबरलाइजेशन। तो हम कहें डी रेगुलेट, ठीक है, डी रिस्ट्रिक्ट, रिमूवल ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, इट इज ऑल लिबरलाइजेशन। वेर एज प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी शेयर्स और अपनी कंपनीज को किसको बेच दे, प्राइवेट सेक्टर को बेच दे बेटा, ये फर्क है, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट अपनी सामान किसको बेच रहा है, अपनी कंपनीज अपने शेयर्स किसको बेचता है, प्राइवेट सेक्टर को बेचता है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। What is globalization? Globalization means connecting with the rest of the world. उसके साथ ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ट्रांसफर पेमेंट्स लेना, डोनेशंस देना, बाहर से रिसीव करना, गिफ्ट्स देना, बाहर से रिसीव करना, रेमिटेंसेस देना, बाहर से रिसीव करना। उसके अलावा हमारे पास कह लो कि FDIs मंगवाना, बाहर से इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नई कंपनी शुरू, आप बाहर के शेयर्स खरीद दो, बाहर वाले आपके शेयर्स खरीदते हैं, दैट इज ऑल ग्लोबलाइजेशन। सो रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब कंबाइनिंग, घुल जाना द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। सो आई एम रीसेंडिंग यू द लिंक एंड वील स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन इन अ मिनट, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ओके।